इस तरह की तकलीफ जब आप किसी को खोते हैं किस तरह से बदलती है एक इंसान को? A shattering loss, personal loss hit me in 2014. बहुत लोग होंगे जो इस सिचुएशन में अपने आप को काम में डुबा देते हैं इस उम्मीद के साथ कि वक्त जो है जख्म भर देगा। आपको लग रहा है आप कोप कर रहे हैं, हम्म, दरअसल आप पोस्टपोन कर रहे हैं। ग्रीफ इज द क्राई सॉन्ग ऑफ लव। सोशल आइडेंटिटी का लॉस हो जाता है, कभी कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का लॉस हो जाता है, कभी कभी घर में बाकी रिलेशनशिप्स बिगड़ जाती हैं। ये मेमोरीज स्वीट मेमोरीज नहीं होती, दे कैन बिकम हॉन्टिंग वेरी फास्ट। सोच समझ के तैयारी के साथ बैठते हैं कि आज इस गेहूं में से मुझे गेहूं ही छांटनी है। तो जब मैं छांटने बैठी मेमोरीज अपने बच्चे की, आसान नहीं था। इनमें से किसी एक अवस्था में आदमी फंसा रह जाए, नाराज है तो जीवन निकल गया नाराजगी में, या डिप्रेशन में चला गया तो जीवन निकल गया डिप्रेशन में। Of course, there is complex bereavement, there's complex losses. हाउ डू आई हेल्प समवन जो इस दशा में है? कभी कभी आपके अंदर एक अनकॉन्शियस एनवी आ जाती है व्हेन यू लुक एट अदर कंप्लीट फैमिलीज। सेल्फ फॉरगिवनेस है सबसे मुश्किल वो है। जर्नल थेरेपी बहुत हेल्प करती है, लिखना, क्ले थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, मेडिटेशन, योगा, ब्रीथ वर्क, नेचर वॉक। पेड़ हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, और कुछ जज नहीं करते। ग्रीविंग हार्ट और ग्रीविंग ब्रेन की बात तो हम सब करते हैं, ग्रीविंग बॉडी के बारे में कोई बात नहीं करता। पोलो कोएल्हो ने बोला था, डेथ इज आवर ओनली कांस्टेंट कंपेनियन। हम डेथ को लाइफ का ऑपोजिट मानते हैं। मे वी ग्रो डीप, फ्लरिश, soar high and rise. May we deepen our source and expand our skies. किसी को खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने किसी को खोया हो या उस परिस्थिति से गुजर रहा हो। पिछले कुछ वर्षों में जो कोविड का दौर गुजरा उसमें हम सभी ने किसी ना किसी को खोया है और अपने अपने तरीके से उस परिस्थिति से उभरे हैं या कम से कम उभरने की कोशिश कर रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि इस स्थिति को नेविगेट करने का क्या कोई साइंस है? इज देयर अ पैटर्न टू द मैडनेस? तो इस विषय पे आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं मौजूद नीना वर्मा जी, जिनकी नई पुस्तक राइज हाल फिलहाल में मार्केट में आई है, जो वियोग, दुख, रेजिलियंस और हीलिंग जैसे विषयों को टटोलती है। तो स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है नीना जी। थैंक यू। नमस्ते। नीना जी, आपकी किताब पे आऊं और राइज जो आपकी लेटेस्ट पब्लिकेशन है इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा पीछे शुरू करना चाहूंगा। सो आपने ग्रीफ और लॉस, और अगर जिसे मैं किसी को खोने की तकलीफ कहूं, इस विषय पे बहुत डिटेल में काम किया है। कैसे उसे कोप करते हैं, उसके कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं, उस बारे में, उस दिशा में आपने बहुत काम किया है। एंड मेरा खुद का मानना ये है, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये तकलीफ वही समझ सकता है और वही उससे रास्ता दिखा सकता है बाहर जिसने इस चीज को खुद बर्दाश्त किया हो, कभी ना कभी, कभी खुद डील किया हो। तो आपका क्या मानना है एज समवन हु हैज डेल्ट विद a similar sorrow, a similar grief, इस तरह की तकलीफ जब आप किसी को खोते हैं किस तरह से बदलती है एक इंसान को? मैं आपकी बात से कुछ एक्सटेंड तक इत्तेफाक रखती हूँ और कुछ रूप में उसमें एक और एस्पेक्ट ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा पीछे चलते हैं, तो मैं थोड़ा और पीछे ले जाती हूँ आपको। तो मैं एक्चुअली प्रोफेशन से अप्लाइड बिहेवियरल साइंस में हूँ और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी मेरा मेन फोकस था। दो आई वाज क्वालिफाइड इन कपल ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ साइकोलॉजी आल्सो, बट मेरा प्रोफेशन में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड कंसल्टिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट, यही फोकस था। तो मैं उसी जगह काम कर रही थी कंसल्टिंग में एक लंबा अरसा। तब अचानक एक लीडरशिप असाइनमेंट के बीच में ऐसा मुझे मौका आया। मुझे एक ऐसे सीनियर एग्जीक्यूटिव की कोचिंग का था मौका, जो कि मैं दूसरे तीसरे सेशन तक समझ पाई कि मसला ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है, मसला देखा जाए तो बिहेवियरल भी नहीं है, लीडरशिप कोचिंग का मसला भी नहीं है, कुछ और मसला है। और एक दो सेशन में और समझ में आ गया कि वो बहुत छोटी उम्र से लॉस, ट्रॉमा, ग्रीफ का ओवरलोड था उन पर।
और अब वो 46-47 के ऑलमोस्ट हो चुके थे, और बहुत सीनियर पोजीशन पे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिटिकली इम्पोर्टेंट, और ऑर्गेनाइजेशन किसी सूरत में उनको लूज भी नहीं करना चाहता था, और उनकी जो थोड़ी बिहेवियरल कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी उसकी वजह से जो बाकियों पे असर पड़ रहा था उसको भी नहीं ऑर्गेनाइजेशन डील करना चाह रहा था, तो दे वांटेड सम हेल्प फॉर हिम। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन को बताया कि जी मेरे हिसाब से इनको ग्रीफ एंड ट्रॉमा थेरेपी चाहिए, एंड आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। तो मैं समझती हूँ आप इसके लिए इनको एक रेलेवेंट रिसोर्स, रेलेवेंट थेरेपिस्ट ढूंढिए। तो बात फिर आई गई हो गई। 4-5 हफ्ते बाद मुझे बुलाया गया फिर से कि ही इज फीलिंग सम कंफर्ट विद यू, ही वांट्स टू कंटिन्यू विद यू। तो मैं बहुत नर्वस थी, मैंने मना किया, मैंने बोला मेरे पास इस चीज़ की क्वालिफिकेशन नहीं है। ये बात मैं आपसे कर रही हूँ आज से लगभग 20 साल से भी 21 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप कंटिन्यू करिए। तो चाहे मेरे पास अप्लाइड बिहेवियरल साइंस की बैकग्राउंड थी बट स्पेसिफिक ग्रीफ थेरेपी का नहीं था, तो उनके साथ काम तो किया, लेकिन ऑनेस्टली काम कुछ खास मैंने किया नहीं। आई जस्ट हेल्ड स्पेस फॉर हिम, और उसमें धीमे धीमे करके उनके मन का जो मवाद निकलना शुरू हुआ तो कुछ जगह खाली बनी, और उसमें उन्होंने फिर अपनी गोइंग फॉरवर्ड इन टाइम पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ पे भी शिफ्ट किया। काफ़ी काम हुआ, करीबन 6 महीने 7 महीने ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें स्पॉन्सर किया मेरे साथ काम के लिए। उसके 2-3 महीने बाद वो लौट के आए, बोले नाउ आई वांट टू वर्क ऑन माय ओन सेल्फ आउट ऑफ माय ओन पॉकेट। तो ये करीबन 18 महीने मैंने उनके साथ काम किया टोटल। उस दौरान में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया ग्रीफ एंड ट्रॉमा वर्क में, और मैं समटाइम्स आई यूज्ड टू थिंक टू माई सेल्फ कि जब मैं कभी रिटायर करूंगी फ्रॉम एक्टिव कंसल्टिंग तो शायद मैं यही काम किया करूंगी। और धीमे धीमे लेकिन वो बात भी फैल गई, रेफरल्स हुए, कुछ और केसेस भी मेरे पास आने शुरू हुए, और मेरा उसमें रुझान बढ़ता गया। माई मेन वर्क कंटिन्यूड टू रिमेन ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टिंग, लेकिन 2012-13 तक मेरा उसमें पैठ बहुत गहरी हो गई थी ग्रीफ ट्रॉमा वर्क में, और मैं सीरियसली सोचने लग पड़ी थी कि अब नाउ आई शुड गो फॉर फॉर्मल ट्रेनिंग इन दिस। एक्सपीरियंशियली तो मैंने बहुत सीख लिया है करते करते, फॉर्मल ट्रेनिंग में जाने की ज़रूरत है। अभी मैं सोच ही रही थी, ये समय नहीं निकाल पा रही थी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो अपना कंसल्टिंग का काम छोड़ नहीं पा रही थी। दैट इज़ व्हेन अ शैटरिंग लॉस, पर्सनल लॉस हिट मी इन 2014। यहाँ से आपका सवाल रेलेवेंट हो जाता है कि जब आप खुद सहते हैं तब क्या होता है। आई थिंक nobody should have to learn their own subject this way, but my loss reintroduced me to my subject, and the kind of depth that came to my work, a different kind of depth that came to my work, वो शायद जब लॉस से मेरा पर्सनली जब परिचय हुआ, ऐसा नहीं ये पहला लॉस था, इससे पहले आई हैड लॉस्ट माय फादर। कुछ नॉन डेथ लॉसेस मैं लाइफ में काफ़ी झेल चुकी थी, सिवियर नॉन डेथ लॉसेस झेल चुकी थी। तो लॉस से पहला परिचय नहीं था, बट ये शैटरिंग लॉस था। एज अ बिरीव्ड मदर जो मैंने लॉस का चेहरा देखा, जो ग्रीफ को पहचाना, ग्रीफ को समझा, उसने डेफिनेटली मेरे काम में, मेरे अंडरस्टैंडिंग में बहुत फ़र्क और तब्दीली लाई। एंड obviously this was also felt by the people that I returned to help. 1.5-2 years almost मैं नहीं कर पाई काम, पर जब मैं लौटी तो मुझे सुनने को भी मिला लोगों से कि अब हम एक नया डायमेंशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हाँ, ये बात आपकी, मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब तक आप एक्सपीरियंशियली इसको नहीं फील करेंगे, नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तब तक आप कर नहीं सकते। मैं ये मानती हूँ कि एक्चुअली हमको मोर एंड मोर ग्रीफ सेंसिटिव एंड ग्रीफ अवेयर एंड ग्रीफ लिटरेट पीपल अपनी सोसाइटी में खड़े करने चाहिए, क्योंकि इस सपोर्ट की आज की तारीख में, खास तौर पे पेंडेमिक के बाद से, ज़रूरत हर परिवार को है इस सपोर्ट की। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम वेट करें कौन एक्सपीरियंशियली लिटरेट लोग होंगे उन्हीं को तैयार करेंगे, हम अदरवाइज भी रिसोर्सेज तैयार कर सकते हैं। और मैं तो कर रही हूँ अपने ट्रेनिंग सेशंस में, मास्टर क्लासेस लेती हूँ, बहुत लोग सीख रहे हैं जो ऑलरेडी हेल्पिंग प्रोफेशन में हैं, वो ग्रीफ की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी मैम,
नीना, आई लाइक टू ड्रॉ फ्रॉम a little more from your experience here. जो इंसान इस दुख का सामना कर रहा है वो क्या करे? अकेले, अकेलेपन में इस तरह की परिस्थिति का को कन्फ्रंट करना सबके बस की बात नहीं है। मैं नहीं कर पाया था, और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो इस सिचुएशन में अपने आप को काम में डुबा देते हैं इस उम्मीद के साथ कि वक्त जो है जख्म भर देगा। हाउ डू वी डील विद दिस, हाउ डू वी नेविगेट दिस? बहुत सही आपने ये एस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया है कि काम को अक्सर एक बहुत बड़ा कोपिंग मैकेनिज्म मान लिया जाता है। जब आप लॉस, ट्रॉमा, ग्रीफ में एम्ब्रॉयड होते हैं तो लगता है कि काम ही एक सबसे बड़ी दवा हो सकती है। मैं अगर आपकी इजाज़त से एक टेक्निकल टर्म यूज़ कर सकूं तो इस किस्म की ग्रीविंग कोपिंग मैकेनिज्म को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल ग्रीविंग, जिसमें हम काम को एक इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। एक और टाइप की ग्रीविंग मैकेनिज्म होता है जिसे कहा जाता है इंट्यूटिव ग्रीविंग, जिसमें हम ज़्यादा अपनी इमोशंस, अपने इमोशनल एक्सपीरियंस, अपना जो अंदरूनी सारा लैंडस्केप बदल जाता है, हम उसके साथ टच में रह के हम अपनी ग्रीविंग प्रोसेस को करते हैं। टिपिकली जेंडर स्टेरियोटाइप्स में देखा गया इंट्यूटिव ज़्यादा महिलाओं का तरीका रहता है, इंस्ट्रूमेंटल ज़्यादा मेन का तरीका रहता है। बट ऐसा फिक्स नहीं है। आज के मॉडर्न टाइम्स में तो जेंडर बाउंड्रीज काफ़ी मिक्स भी हो रहे हैं, ब्लर भी हो रहे हैं। उसमें होता क्या है, आपको लग रहा है आप कोप कर रहे हैं, दरअसल आप पोस्टपोन कर रहे हैं या स्कर्ट कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, या अनफॉर्चुनेटली स्ट्रॉन्ग टर्म अगर मैं यूज करूं तो एस्केप एंड रन अवे कर रहे हैं। वो शेडो जिससे आप सोच रहे हैं मैं दूर भाग रहा हूं क्योंकि मैंने तो काम में अपने आप को डुबो लिया, वो शेडो कहीं चली नहीं गई, वो आपके पीछे ही छुप के बैठी हुई है। और जैसे जैसे मौका मिलेगा यहाँ कंधे से चढ़ के लीक होके सामने आएगी और सामने से पकड़ लेगी आपको। तो क्या किया जाए, आपने पूछा क्या किया जाए। तो जैसा आप ये ग्रीफ ग्रोथ ग्रेस बुक में मैंने एक मॉडल अपना दिया है, 6 एस्पेक्ट मॉडल, 6 एस्पेक्ट कह लीजिए, 6 फेज भी कह लीजिए। उसमें एक फेज है जी फॉर ग्रीफ अफर्मेशन। यहाँ मैंने अफर्मेशन वर्ड को बहुत ध्यान से यूज किया है, एक्सेप्टेंस नहीं बोला। एक्सेप्टेंस सिर्फ यहाँ नहीं होती, एक्सेप्टेंस पूरे बीइंग लेवल पे होती है, गट लेवल पे जहाँ हमारा इमोशनल ब्रेन रहता है, स्पिरिचुअल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। और एक्सेप्टेंस जो है बहुत लीनियर प्रोसेस नहीं है। कभी आज मेरे को लग रहा है कि मैं कम टू टर्म्स हो गई हूँ और कल हो सकता है फिर से मेरा एंगर जो है वो डिनाइल मोड में जा करके एग्रेसिव हो जाए, या मेरा फियर मुझे ग्रिप कर ले। तो अफर्मेशन इज फर्स्ट एक्नॉलेजिंग that yes, it has happened. That itself takes time. And it takes a lot of emotional strength to come to terms कि yes, it has happened. और फिर उसके बाद learning to live with it. एक word deal बोल आपने बताया था, deal, coping, managing, tackling. ये सिर्फ words की बात नहीं है, ये processes काम नहीं करते हैं। बिकॉज टैकलिंग में, डीलिंग में, मैनेजिंग में, कोपिंग में ग्रीफ को मैंने यहाँ बिठाया हुआ। ग्रीफ क्या है? ग्रीफ मेरी हस्ती का हिस्सा बन चुका है। माई ग्रीफ इज द क्राई सॉन्ग ऑफ लव। आफ्टर योर डियर वन हैज पास्ड ऑन, हैव यू स्टॉप्ड लविंग देम? कैन यू एवर स्टॉप लविंग देम? ऑफ कोर्स नॉट ना। तो लव का ही क्राई सॉन्ग ग्रीफ है, लव का ही एक मैनिफेस्टेशन ग्रीफ है। तो अगर लव नहीं खत्म हो सकता तो ग्रीफ कैसे जाएगा? इन मेनी केसेस इफ यू अश्योर दी ग्रीवर्स की सच बोलिए, हम आपका सच किसी को बताएंगे नहीं, मजाक नहीं उड़ाएंगे, जज नहीं करेंगे, आपको ज्ञान नहीं देंगे। तो अगर वो सच आपको अश्योरेंस में बता पाए तो बहुत से ग्रीवर्स आपको बताएंगे कि ग्रीफ हैज नॉट गॉट अ क्लोजर फॉर देम। In many cases, grief doesn't have a closure. Why? Because love does not have a closure. So if grief stays, then instead of dealing with it as if it was something outside of me, can I learn to live with it? Can I learn to allow this to walk with me, and can I learn to me walk with it? तो वो अफर्मेशन से आता है। और अफर्मेशन में ऐसा हो सकता है कोई दिन मैं गुस्से और डर में घिरी हुई हूँ, गिल्ट में घिरी हुई हूँ, वरी में घिरी हुई हूँ,
क्योंकि एक लॉस के साथ मल्टीपल सेकेंडरी लॉसेस भी होते हैं। सोशल आइडेंटिटी का लॉस हो जाता है, कभी कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का लॉस हो जाता है, कभी कभी घर में बाकी रिलेशनशिप्स बिगड़ जाती हैं क्योंकि जो चले गए हैं वो शायद एक सेंट्रल पॉइंट थे, एक नोडल पॉइंट थे, तो अब बाकी रिलेशनशिप्स को रिकन्फिगर करना पड़ेगा। मल्टीपल सेकेंडरी लॉसेस होते हैं एक लॉस के पीछे। तो अफर्मेशन आपको ये रूम अलाउ करता है, ये आपको ये कंसेशन प्रोवाइड करता है कि अफर्मेशन में आज हो सकता है आप सांप सीढ़ी की गेम की तरह 2 कदम पीछे गिर जाएं, कोई बात नहीं। ग्रीफ है, ये आपसे लड़ाई नहीं कर रहा, आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा, आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि मैं अब हिस्सा बन चुका हूं तुम्हारे जीवन का, साथ में चलने दो। अफर्मेशन इज द की। उसमें वाई भी आएगा, उसमें ये भी आएगा कि क्यों, वाई विद मी। बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे, लेट गो, मूव ऑन, बी स्ट्रांग, बी ब्रेव, ये भी देंगे। तो उसमें मेरा कहना ये है कि लेट गो जो है ना वो अकेले वैक्यूम में नहीं ऑपरेट करता। लेटिंग में 3-4 एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहले लेटिंग सिंक। इफ यू डोंट लेट सिंक कि हाँ ये हो गया, आप लेट गो किस चीज को करिएगा जिसको आप मान ही नहीं रहे। और मानना सिर्फ यहाँ नहीं होता है, यहाँ है और इमोशनल ब्रेन गट में एक्सपीरियंशियल लेवल पे। और फिर जाकर के अगर आप कहते भी हैं आई एम नाउ एबल टू लेट गो ऑफ व्हाट? यू कांट लेट गो ऑफ द रियलिटी ना, दैट लॉस हैज हैपेंड टू यू। यू आर लेटिंग गो ऑफ द कंपल्शन टू रिमेन इन सफरिंग। पेन इज इनएविटेबल, पेन हो गया। सफरिंग इज समथिंग दैट आई कैन चूज टू गो पास्ट, ट्रांसेंड पास्ट। और फिर लेट गो अकेले नहीं होता, लेट गो के साथ लेट कम, लेट इन। वॉइड में तो कुछ नहीं ऑपरेट करता ना, अगर आप वॉइड छोड़ दीजिएगा तो कुछ भी आके उसमें अपनी जगह बना लेगा, घर कर लेगा। तो मैं कॉन्शियसली उसकी जगह वहां पे क्या इनवाइट करती हूँ वो मुझ पर है। मैं फॉरगिवनेस इनवाइट करती हूँ, मैं रेजिलियंस इनवाइट करती हूँ, मैं मीनिंग एंड पर्पस इनवाइट करती हूँ। मैं उसकी जगह क्या इनवाइट करती हूँ, पेन और सफरिंग की जगह, वो मुझ पर है। बट लेट गो के साथ लेट कम, वो बहुत जरूरी है। इंटीग्रेट करना कि मेरी लाइफ ट्रेजेक्ट्री में बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। जन्म हुआ, मेरी शादी हुई, मैंने कॉलेज किया, मैं यूनिवर्सिटी में टॉप की, मेरे बच्चे पैदा हुए, बच्चों के स्कूल शुरू हुए, उनके कॉलेज शुरू हुए, मेरे हस्बैंड की प्रमोशन हुई, मेरा करियर ग्रो किया, घर में कुछ और हुआ, फादर की डेथ हुई। ये सभी मेरी लाइफ ट्रेजेक्ट्री की सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं। उन्हीं सिग्निफिकेंट इवेंट में एक इवेंट और जुड़ गई जो कि शायद मेरे जीवन का सबसे शैटरिंग लॉस है, मेरे बच्चे का जाना। लेकिन इसको मुझे अब इंटीग्रेट करना है अपनी लाइफ ट्रेजेक्ट्री पे। पर नीना, एक्सेप्टेंस की जो आप बात कर रही हैं, आई एम श्योर आप अब मेरे सवाल से मुझे उम्मीद है आप रिलेट करेंगी। जाने का दुख एक तरफ और जाने वाले की यादें दूसरी तरफ। ये मेमोरीज स्वीट मेमोरीज नहीं होती, दे कैन बिकम हॉन्टिंग वेरी फास्ट, कंज्यूम कर लेती हैं। हाउ डज वन डील विद दैट? एक्सेप्टेंस तक जाने के सफर में ये बहुत बड़ा एक रुकावट है, इसको कैसे डील कर सकते हैं? मैं अगर आपकी इजाजत से आपके सवाल में एक एंगल और जोड़ दूं, और ये जो आपने बोला सफर बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, ये सफर और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उन केसेस में जबकि एक्चुअली जाने वाले के साथ जो आपकी रिलेशनशिप थी बहुत इंपॉर्टेंट थी बट कॉन्फ्लिक्टेड भी थे। यू नो, आई वर्क विद विडोड स्पाउसेस जिनकी शायद उनके डिपार्टेड स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में कुछ तकलीफ भी आ चुकी थी, कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप थी, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग और पेनफुल मेमोरीज छोड़ गए वो पीछे। तो अगर वो उस एंगल को भी जोड़ लें तो आपने जो बोला हॉन्टिंग मेमोरीज, ये जर्नी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इन पर्टिकुलर मेमोरीज में तो फॉरगिवनेस का एक बहुत बड़ा जर्नी होता है जो बहुत कठिन जर्नी है, आसान नहीं है किसी भी तरीके से। बट अगर आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आए कि मेमोरीज जो हैं उनका क्या किया जाए, कैसे किया जाए, एक वर्ड और है भाषा में, रिमेम्बरेंस। When we allow memories to become remembrance, and how does that happen? You know, we consciously pick and choose. हम सोच समझ के तैयारी के साथ बैठते हैं कि आज इस गेहूं में से मुझे गेहूं ही छांटनी है,
ये नहीं मैं सोच के बैठती कि मुझे घुन बाहर करना है, मैं कहती हूँ बस गेहूं छाट के घर लानी है। आई चूज टू रिफ्रेम इट दिस वे। ये मेमोरीज हैं, और उन मेमोरीज को, ये वाली जो मेमोरीज हैं, इनको मैं रिमेम्बरेंस में तब्दील करूंगी अब। और उन मेमोरीज में सोच समझ के मैं ये भी एंगल ढूंढती हूँ कि जो मेरा डियर वन, लव्ड वन चला गया, वो अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ गया। कुछ तो हर व्यक्ति की पहचान होती है, हर व्यक्ति की एक कुछ ना कुछ एक लेगेसी होती है। चाहे वो व्यक्ति हालात का मारा हुआ सड़क पर बैठा हुआ एक कामगार आदमी हो, चाहे वो बड़े महलों में रहने वाला कोई बड़ा वेल ऑफ इंसान हो, चाहे कोई वो सोशल सर्वर हो, चाहे कोई वो एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई वो प्रोफेशन से जुड़ा हुआ इंसान हो, हर व्यक्ति की एक अपनी एक लेगेसी भी होती है। तो मैं अपने डिपार्टेड लव्ड वन की जब मेमोरीज को बीनने बैठती हूँ, तो उन बीनते बीनते कॉन्शियसली मैं ढूंढती हूँ इसकी लेगेसी, ये क्या मेरे लिए, अगर मैं अपने अंदर इजाफा कुछ कर सकूं तो ये ऐसी क्या सोच मेरे पास छोड़ गए हैं, क्या वैल्यूज, क्या बिलीव्स, क्या अपनी बिहेवियरल प्रैक्टिसेस छोड़ के गए हैं, जिनसे मैं अपने अंदर एक एक्सपेंशन ला सकती हूँ मेरी कॉन्शियसनेस में, मेरे कर्मा में, किसी भी तरीके से। तो जब मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जब मैं छांटने बैठी मेमोरीज अपने बच्चे की, आसान नहीं था, महीनों महीनों बीत गए थे। मैं उसकी जहाँ घड़ी पड़ी हुई थी उसको भी हटाने को तैयार नहीं थी, उसके नीचे से यूं केयरफुली उठा के नीचे से डस्टिंग कर लेती थी, उसके ऊपर से केयरफुली से साफ कर लेती थी मिट्टी। मैं एक चीज को इधर से उधर करने के लिए तैयार नहीं थी। तो आसान नहीं था, पर जब मैं चीजों के साथ बैठनी शुरू हुई तो फिर मैंने चीजों में उसको, उसकी जो मेमोरीज ढूंढी, तो मुझे याद आया कि वो 3 साल 4 महीने का था जब पहली बार उसने देना, शेयर करना शुरू किया, जिसमें के लिए वो डोनेशन और चैरिटी वर्ड से उसे बहुत डिस्कम्फर्ट था। ही यूज्ड टू से शेयर क्वाइटली एंड डू व्हाट यू कैन। फिर 3 साल 4 महीने के बाद, 3 साल 5 महीने के बाद पहला जो उसने अपना पेमेंट लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली शुरू किया, वीकेंड पेमेंट लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, वो 8 साल से 3 साढ़े 3 महीने की उम्र में था। उसी समय पे उसने स्कूल में आफ्टरनून स्कूल के बच्चों को मतलब चौथी क्लास का बच्चा जो है, ही बिकेम द सोल वॉलंटियर फ्रॉम स्टूडेंट्स, बाकी सब पेरेंट्स वॉलंटियर थे उसके स्कूल के आफ्टरनून स्कूल में। धीमे धीमे उसकी चीजें बढ़ती गई, तो मैंने जब बहुत बैठ के उसकी यादों को बीना, तो मुझे समझ में आया कि इसकी लेगेसी है वर्क विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। और उसको पकड़ के मैंने सबसे पहले लाइब्रेरी प्रोजेक्ट शुरू किया। आज हमारा लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम करीबन 14वीं की तैयारी हो रही है, 13 स्टैटिक लाइब्रेरीज, एक मोबाइल लाइब्रेरी कर चुके हैं। तो यहाँ से मेमोरी रिमेम्बरेंस बनना शुरू होते हैं। ये सिर्फ वर्ड स्मिथिंग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए इसको, इसमें मैं चूज कर रही हूँ, इसमें एक कॉन्शियस चॉइस का प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो या तो मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ देना है कि वो फिर मुझे हॉन्ट करते रहे बाय डिफॉल्ट जैसे उन्होंने करना है, या उसमें मैं एक अपनी कॉन्शियसनेस को इन्वोक करके एक कॉन्शियस चॉइस करूं कि इसकी कौन सी मेमोरीज हैं जिन्हें मैंने आंखों के आगे लाना है और जिनको साथ मैंने लेके चलना है, जो अब मेरी भी हस्ती का हिस्सा बनेंगी। और वो रिमेम्बरेंस एक तरीके से मेरे लिए वो मेटाफोरिकल कमिंग अलाइव ऑफ माय डिपार्टेड वन हो जाएगा, माय लव्ड वन हो जाएगा। कि मेटाफोरिकल कमिंग अलाइव है। तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसा नहीं है आसान है। मैं जैसे कह रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि शायद मैं इसे आसान बना के कह रही हूँ। मुश्किल है, इसमें हमें औरों के सपोर्ट की जरूरत रहती है, बहुत ट्रस्टेड वंस की, कभी कभी प्रोफेशनल की भी। लेकिन जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत रहती है वो हमारा अपना कंपैशनेट एंड करेजियस सेल्फ है। मैं जहां तक समझता हूँ, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, देयर आर 5 स्टेजेस टू वंस ग्रीफ, राइट? स्टार्टिंग विद डिनायल, मूविंग ऑन टू एंगर, बार्गेनिंग, अवसाद या डिप्रेशन जिसे कहते हैं, एंड फाइनली एक्सेप्टेंस। तो क्या कहीं फॉर पीपल हु आर डीलिंग विद सच लॉसेस, क्या कहीं ये रिस्क है कि इनमें से किसी एक अवस्था में आदमी फंसा रह जाए? नाराज है तो जीवन निकल गया नाराजगी में, या डिप्रेशन में चला गया तो जीवन निकल गया डिप्रेशन में। क्या ये रिस्क है? अगर है, हाउ डू वी अवॉइड दिस? तो मैं आपके सवाल का 2 लेवल्स पे जवाब दूंगी।
एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने ये मॉडल बनाया था 5 स्टेजेस का। और मजे की बात यह है कि इसको पॉपुलर साइकोलॉजी ने या पॉपुलर इंटरनेट साइकोलॉजी ने जिस तरीके से बढ़ा दिया, उन्होंने खुद ध्यान नहीं दिया कि डॉक्टर रॉस herself propounded this model not for grief but for end of life people, जो टर्मिनली इल होते हैं या एंड ऑफ लाइफ स्टेज पे होते हैं, तो उनका जर्नी फ्रॉम डिनाइल टू एक्सेप्टेंस, ये मॉडल उनका उस कॉन्टेक्स्ट में था। और बाद में उन्होंने खुद ही इस मॉडल की जो अपनी देखी कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कि ये लीनियर है और लीनियर नहीं होता। वो भी तो एक लॉस ही है ना, जो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं खुद का अपना एंड हर मोमेंट, टर्मिनली इल हैं, उनकी फैमिलीज एंटिसिपेटरी ग्रीफ में हैं, तो वो भी तो एक लॉस ही है ना। तो एक स्टेज पे कुबलर रॉस ने रिकग्नाइज किया कि ये लीनियर नहीं हो सकता प्रोसेस, तो उन्होंने एक्चुअली अपने मॉडल को देखा जाए तो खुद ही डिबंक कर दिया था। बट पॉपुलर इंटरनेट साइकोलॉजी ने उसको उठा के बढ़ा दिया, तो बहुत लोग अब उसके बारे में बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इट डजंट वर्क लाइक दैट। Unfortunately, or I should drop the word unfortunately. Realistically speaking, it doesn't work like that. It is not a linear thing कि आप डिनाइल से शुरू होंगे, हर हाल में एंगर, बार्गेन से, निगोशिएशन से होते हुए आप वहां पहुंच जाएंगे एक्सेप्टेंस पे। नॉट लाइक दैट। सम पीपल एक्चुअली रीच एक्सेप्टेंस वेरी क्विकली। सम पीपल रीच एक्सेप्टेंस लाइक दिस, बट देन दे रियलाइज इट वाज ओनली कॉग्निटिव इन देयर हेड, बट एक्सपीरियंशियली दे आर स्टिल हॉन्टेड, राइट? तो जो आपने पूछा कि ऐसा होता है कि कोई एंगर में है और एंगर में ही रह जाए, ऑफ कोर्स there is complex bereavement, there's complex losses, non-bereavement losses also, and there's complicated grief, जो कि complicated grief में अक्सर होता है कि prolonged है, sometimes prolonged over entire lifetime है। इसको इनफैक्ट कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ पहले बोलते थे, और इसको अभी रिसेंटली जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ यूएस है, जो कि उनकी एक डिफाइनिंग मैनुअल है, उसने इसको एक्नॉलेज भी कर लिया और रिकग्नाइज कर लिया एज सम काइंड ऑफ अ ग्रीफ। उन्होंने नाम बदल दिया, उसको प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर बोल दिया है, जिससे मैं पर्सनली बहुत इत्तेफाक नहीं रखती, कि उन्होंने उस पर डेट्स डाल दी हैं, 6 महीने का, 3 महीने का, वो तो इतना है, इंटेंस है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ट्रॉमेटिक बेरीवमेंट होते हैं, ट्रॉमेटिक लॉसेस होते हैं। किसी का एक्सीडेंट में पूरी बॉडी चली गई है जिंदा है, बट ही इज रिड्यूस्ड टू बीइंग अ वेजिटेबल। What do you expect from this person? Do you think he'll ever be able to forgive until his last breath? बिल्कुल रहता है गुस्सा, कई लोगों में एंड तक रहता है गुस्सा, पूरी जिंदगी रहता है गुस्सा, गिल्ट। सिर्फ गुस्सा नहीं, द अदर कॉम्प्लेक्स जी विच आई से अननोन अनएक्नॉलेज जी ऑफ ग्रीफ, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी इंटेंस इज गिल्ट। गिल्ट रहता है, एंगर रहता है, ट्रॉमा रहता है, शॉक रहता है, और बहुत लंबे अरसे तक रहता है। और ऐसे केसेस में मैं इनकरेज करती हूँ प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। अच्छा, माफ कीजिएगा, बीच में काट रहा हूँ आपको, है ना। व्हाट अबाउट ब्लेमिंग या दोषारोपण जिसे कहा जाए? मुझे लगता है उस बारे में उतनी बात नहीं होती, पर ये भी एक अवस्था आ जाती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, कई लोगों को मेडिकल टेक्नोलॉजी से नाराजगी होती है कि या तो मेडिकल टेक्नोलॉजी ने उन्हें धोखे में रखा, ड्रैग करते गए, जबकि उनका व्यक्ति एक तरीके से देखा जाए तो कुछ समय पहले इफेक्टिवली जा चुका था, राइट? कई लोगों को मेडिकल टेक्नोलॉजी से इस बात का गुस्सा होता है कि उन्होंने सफिशिएंट नहीं किया, ड्यू नहीं किया, डॉक्टर गलत रहा, डायग्नोसिस गलत हुआ, सही इलाज नहीं मिला, सही समय पे नहीं मिला। कई लोगों को अपने आप से गुस्सा होता है कि उन्होंने शायद सही समय पे कोई सही साइन नहीं रिकग्नाइज किया। जब हमारे बच्चे के टाइम पे मैं 2-2.5 महीने बाद डॉक्टर्स को मिलने गई थी कि भाई हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन सी अनडिटेक्टेड कार्डियक कंडीशन है ये, जो 22 साल 3 महीने के बच्चे का कभी कोई साइन नहीं आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कभी बचपन में उसको ऐसे हुआ था, 2 साल 3 साल की उम्र में कभी ऐसे हुआ था? जब वो डिस्क्रिप्शन करने लगे सिम्टोमेटिक, हाँ ऐसा तो हुआ था। बट आप मुझे बताइए, छोटे बच्चे को हर तरीके से, बच्चे गिरते भी हैं, उठते भी हैं, जुकाम, खांसी, बुखार सब होता है। आप कभी इमेजिन करते हैं कि ये नॉर्मल बुखार का मतलब ये हो सकता है, ये नॉर्मल गले खराब का मतलब ये हो सकता है? तो मैं महीनों तक, बावजूद मेरी प्रोफेशनल ग्रीफ बैकग्राउंड के,
महीनों तक गिल्ट में रही कि मैंने क्यों नहीं वो, मैं अपने आप को ब्लेम करती रही। तो ऐसे बहुत से किस्से होते हैं जहाँ पे गिल्ट, ब्लेम, शेम, एंगर ये इकट्ठे होकर के एक गुड़मुड़ होकर के साथ में चलते हैं, जिसको मैंने इस बुक में एक पढ़ेंगे भी सही आप, एंटेंगल्ड बॉल ऑफ इमोशंस कह दिया कि वो उलझ जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। हाउ डू आई हेल्प समवन जो इस दशा में है? आपको बताऊं एक, ये बहुत ही महीन चीज है, ज्यादातर लोग इसको देख भी नहीं पाते, समझना तो बड़ी बात है। बहुत से बिरीव्ड पेरेंट्स में उनको खुद भी नहीं दिखती है, खुद भी नहीं पता चलती। बिरीव्ड पेरेंट्स में तो ज्यादा कॉमनली देखी जाती है, बट बाकी बिरीवमेंट्स में भी होती है। कभी कभी आपके अंदर एक अनकॉन्शियस एनवी आ जाती है व्हेन यू लुक एट अदर कंप्लीट फैमिलीज। सिर्फ बिरीव्ड पेरेंट में नहीं, बिरीव्ड चिल्ड्रन में भी, जब वो अपने फ्रेंड्स के मम्मी पापा को एक साथ देखते हैं तो एक अनकॉन्शियस एनवी भी आ जाती है, यू लुक एट अदर कंप्लीट फैमिलीज। तो ये सारी चीजें गुड़मुड़ होकर के चलती हैं। अब इनसे करने के लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अफर्मेशन, जैसे मैंने बोला कि अपनी रियलिटी को अफर्म करने से आपका आधा रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली फॉरगिवनेस एक बहुत डिफिकल्ट बट बहुत जरूरी जर्नी है ये। और मैंने बहुत सी, मेरे पास गिनती नहीं है मैंने कितनी ग्रीफ की किताबें पढ़ी हैं, लॉस पे किताबें पढ़ी हैं, मैंने बहुत कम पढ़ा है, कहीं पे रेयरली, कि ग्रीफ के कॉन्टेक्स्ट में फॉरगिवनेस पे बात हुई हो। तो ये मेरा प्रॉमिस था टू माई सेल्फ एंड टू माई मेंटोर। तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चैप्टर है इस बुक में, आप देखिएगा चैप्टर नंबर 10 ग्रीफ की बुक में, दैट्स ऑन फॉरगिवनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीफ। बहुत मुश्किल जर्नी है पर बहुत जरूरी जर्नी है। और इससे आप देखते हैं बहुत सारी बाकी इमोशंस का मवाद पिघलना अपने आप शुरू हो जाता है। सारी दूसरे को फॉरगिवनेस, मेडिकल सिस्टम ने आपको दगा दिया, किसी रिलेटिव ने सपोर्ट नहीं किया टाइम पे, किसी फ्रेंड ने परेशान कर दिया, आपके पास फाइनेंसेस नहीं थे पूरे, उन सब के अलावा जो सेल्फ फॉरगिवनेस है सबसे मुश्किल वो है, खुद को ही माफ कर पाना। तो ये फॉरगिवनेस की जर्नी बहुत मुश्किल पर बहुत जरूरी है। और इसके अलावा कुछ अगर थेरेप्यूटिक वेज आप बोलें तो जर्नल थेरेपी बहुत हेल्प करती है। लिखना, अपने आप को, अपने आप से बात करने में भी इंसान कभी कभी डर जाता है, तो अगर आप अपने आप को फोर्स करें कि अगले 10 मिनट में बिना सोचे लिखूंगा, जो भी आएगा चाहे वो रिपीट हो रहा है, 10 मिनट तक मैं पेन को ऊपर नहीं उठाऊंगा, नो मेंटल सेंसरिंग, नो डॉक्टरिंग, नो सेल्फ ट्यूटरिंग, बस लिखना है जो भी आना है। या क्ले थेरेपी करते हैं, मैं लोगों को एनकरेज करती हूँ जिनको एंगर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, बहुत ट्रॉमा होता है, कि कच्ची मिट्टी से, गमले में आप पौधा लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, आप कच्ची मिट्टी से, गीली मिट्टी से कुछ भी करिए। म्यूजिक थेरेपी, बाकी मेडिटेशन, योगा का तो बहुत लोग करते हैं, ब्रीथ वर्क का बहुत लोग बात करते ही हैं। नेचर वॉक्स, नेचर के बारे में मैंने अपनी दूसरी बुक राइज की बुक में एक आई थिंक 9th या 10th चैप्टर में एट लेंथ लिखा है, उसमें मेरी एक छोटी सी पोएम भी है कि नेचर कैसे एक बहुत बड़ा आपका, तो आप छोटी गार्डन वॉक करिए या एक लंबे ट्रैक पे चले जाइए, देखिए पेड़ हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, आपको जज नहीं करते, आपके दुख को ऐसे ही सुन लेते हैं, आपको ज्ञान भी नहीं देते। तो आपको वेंटिलेशन का एक बहुत हेल्दी स्पेस मिलता है। तो नेचर में जरूर जाइए, चाहे आप 10 मिनट का वॉक करें। मूवमेंट बहुत जरूरी है। कई लोग ग्रीफ के टाइम पे ना फिर बैठ जाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। तो मैं ये नहीं कह रही ये टाइम आपका सेहत बनाने का है, लेकिन फिजिकली आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ग्रीविंग हार्ट और ग्रीविंग ब्रेन की बात तो हम सब करते हैं, ग्रीविंग बॉडी के बारे में कोई बात नहीं करता। बॉडी इज हिट द वर्स्ट बाय लॉस एंड ग्रीफ। तो मूवमेंट, थोड़ा बहुत ठीक से खाना, अगर नहीं पूरा खाया जा रहा तो हल्का खा लीजिए, नहाना रोज, ब्रीथ वर्क, नींद अगर ठीक से नहीं भी आ रही तो भी मैं अपने आप से प्रॉमिस करूं मैं रात के 6 घंटे बिस्तर से नहीं उठूंगी, नहीं हो पा रहा चैंट कर लूंगी, सुन लूंगी चैंट को, कुछ और अपना तरीका ढूंढ लूंगी व्हाट वर्क्स फॉर मी, बट 6 घंटे में लेटी रहूंगी। तो ये जब आप चीजें करते हैं ना तो देखते हैं धीमे धीमे करके जो आपका इमोशनल लैंडस्केप है, क्योंकि बॉडी, माइंड, हार्ट, स्पिरिट ये चारों इंटीग्रेटेड है ना, एक दूसरे को कॉम्पनसेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आप बॉडी लेवल पे अपना ख्याल रखते हैं तो हार्ट को भी स्ट्रेंथ मिलती है,
माइंड को भी स्ट्रेंथ, क्लैरिटी मिलती है। तो वो लोग आपस में अपनी एक कोलैबोरेशन क्रिएट करके एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। इमोशंस को डील करने के लिए बॉडी को मत इग्नोर करिए। खाली इमोशन पे ही फोकस करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बहुत सी स्ट्रेंथ आप बॉडी से डिराइव कर रहे हैं, और जब इमोशनल हीलिंग होगी तो एक्चुअली वो बॉडी को इन टर्न स्ट्रेंथन करेगा। इन सारी चीजों, सारे लेवल पे अपना ख्याल रखिए। हो सकता है एक लेवल पे आप इतना सा रख पा रहे हो, एक पे इतना, एक पे इतना, लेकिन कोई भी लेवल पे अपने आप को इग्नोर मत करिए। मेरे ख्याल पोलो कोएल्हो ने बोला था, डेथ इज आवर ओनली कांस्टेंट कंपेनियन। तो सत्य है और स्थायी है। तो आपको क्यों लगता है मनुष्य इतना क्यों डरता है इससे? यही मजे की बात है। देखिए, सत्य उन्होंने जो कहा, इसी सत्य को तो हजारों साल पहले गीता में कृष्ण ने भी कहा था, जत से ही मृत्यु, ये पूरा हिंदी संस्कृत मुझे याद नहीं रहता, डेथ इज द ओनली डेफिनेट ट्रूथ, दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो जैसे हम जन्मते हैं उसी समय जो एक फर्स्ट ट्रूथ आपका सर्टेन हो जाता है लाइफ का, दैट इज दैट वन डे यू गोइंग टू डाई। आपने बोला हम डरते क्यों? क्योंकि बहुत कॉमन है ये, एक अनचेक्ड, अनरिफ्लेक्टेड ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम डेथ को लाइफ का ऑपोजिट मानते हैं। डेथ एक्चुअली बर्थ का ऑपोजिट है, एंड बर्थ एंड डेथ बोथ आर पार्ट्स ऑफ लाइफ, एंड इन बिटवीन जो हो रहा है वो लाइफ है। दरअसल लाइफ वो है, डेथ इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लाइफ। मैं ये कहूंगी टू ईच देयर ओन। जो आपकी फिलॉसफी है, जो मेरी फिलॉसफी है, जरूरी नहीं कि तीसरे आदमी को भी वही पसंद आए या वो उससे रेजोनेट करें। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हम अपने आप को पूछ सकें कि 2 सवाल अगर पूछ सकें, पहली बात तो ये कि जो आपने ये बोला ही कि डेथ से क्यों डरते हैं, तो डेथ को मैं अपने माइंड में क्या परिभाषित करती हूँ जो मुझे इससे डर लगने लग जाता है। मेरा माइंड डेथ को क्या मानता है? as a concept, construct, as an experience, as an event, as a eventuality, हर रूप में क्या मानता है जो मुझे इतना डराता है मेरी अपनी परिभाषा में। और दूसरा, अगर मैं अपने आप को इनवाइट कर सकूं टू रीफ्रेम इट एंड टू से दैट बर्थ एंड डेथ एंड इन बिटवीन आर ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ, राइट? तो क्या मैं, कैन आई मेक अ कॉन्शियस चॉइस टू फोकस ऑन द इन बिटवीन पार्ट? बर्थ तो मेरे कंट्रोल में नहीं था, माँ बाप ले आए मुझे जीवन में। डेथ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है जहां तक देखा जाए तो 99.9% केसेस में, अनलेस गॉड फॉरबिड जहां पे कोई किलिंग्स इन्वॉल्व हो, ये सब हो, डेथ भी तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। तो लेकिन बीच का हिस्सा मेरा है। बीच का जीवन जहां है वहां पर मैं चाहूं तो इंचार्ज हो सकती हूँ। तो शायद उससे डर की जगह फैसिनेशन आनी, फियर की जगह फैसिनेशन आनी शुरू हो जाए। शायद मेरे मन में उसके लिए एक, जिसे कहते हैं कि बहुत पैनिक की जगह क्यूरोसिटी पैदा होनी शुरू हो जाए कि बीच के हिस्से में मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सही बात कही आपने नीना। अच्छा, अब राइस के हवाले से थोड़ा मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कवर पे देखें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है द डीप रेजिलियंस वे, क्या है, कुछ समझाएंगे आप? तो आपने ये नोटिस किया है राइस का टैगलाइन में द डीप रेजिलियंस वे, तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि डीप रेजिलियंस को मैंने कोट्स में लिखा हुआ है। तो ये डीप रेजिलियंस एक न्यू एंड एक्सपेंसिव कॉन्स्ट्रक्ट एंड फिनोमिनन ऑफ रेजिलियंस है जो कि मैंने इस बुक में प्रपोज किया है। प्रपोज एक्चुअली मैं प्रैक्टिस इसको बहुत लंबे अरसे से कर रही हूँ, बट जैसे कहा जाए कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चरल वे में इसको, जो स्ट्रक्चर्ड वे में जो प्रेजेंट किया है रीडर्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए, ये क्या है कि आप इमेजिन करिए बचपन में आप और हम योयो से खेलते थे। ऐसे किया, ड्रॉप किया, पकड़ लिया, ड्रॉप किया, पकड़ लिया, लाइक दिस। तो वो योयो बॉल जो है, आप इमेजिन करिए आपने ड्रॉप की है, अब ऊपर आई है, आपने पकड़ ली है। आप इमेजिन करिए आपने नहीं पकड़ी और हाथ भी ऐसे रखा, तो मुझे बताइए क्या होने का लाइक्लीहुड है? बॉल ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर जा सकती है। तो रेजिलियंस का कॉमन परसेप्शन है बाउंसिंग बैक, दैट इज आई थ्रू द बॉल डाउन, बॉल बाउंस्ड बैक एंड देन आई हेल्ड इट। बात अभी तक रेजिलियंस की जो की जाती थी वहां कहानी खत्म यहाँ हो जाती थी। बॉल गिरी, बाउंस बैक की, मैंने पकड़ ली और मेरा रेस्टोरेशन हो गया। मेरा बच्चा उत्कर्ष जब लगभग 12 साल का था तो स्कूल में एक असाइनमेंट मिला था कि 10 वर्ड
चूज करो, ढूंढो आर से स्टार्टिंग वर्ड जो कि अनयूजुअल हो, एग्जॉटिक हो, पॉजिटिव मीनिंग वाले हो, इस तरीके के 10 वर्ड चूज करिए और उनमें से एक वर्ड के ऊपर ऐसे लिखिए और उसमें बाकी 9 वर्ड शामिल होने चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग असाइनमेंट था क्रिएटिव राइटिंग का। तो उन्होंने लिखा, तो उन्होंने रेजिलियंस पे ऐसे लिखा। तो उसमें ये योयो का एग्जाम्पल उन्होंने उसमें दे करके ये कहा कि इन हिज कंजेक्चर वाज दैट इन माय व्यू योयो इज एन इनएडिक्वेट एक्सप्रेशन ऑफ रेजिलियंस। He said if we were not to clasp it with our hand, हाथ से अगर रोक ना दें, ऐसे कर लें, तो इन ऑल लाइकलीहुड बॉल तो ऊपर जाएगा। हाँ जी। तो वो कहते हैं जब हमारा फॉल होता है, चाहे ऑब्जेक्ट है चाहे ह्यूमन बीइंग है, फॉल में देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आवर ग्रेटर पोटेंशियल, अ ग्रेटर राइज। तो ये राइज की बात वहीं से आई कि ग्रेटर ग्रोथ का पोटेंशियल है फॉल में। तो हम डीप रेजिलियंस का मॉडल ये प्रपोज करता है, इसमें 3 लेवल्स ऑफ रेजिलियंस प्रपोज करता है। पहला तो रेस्टोरेशन, कॉमन, बाउंसिंग बैक, लेकिन उसमें एक एंगल और ऐड करता है विच इज एडाप्टेशन। क्योंकि जब आप बाउंस बैक करके लौट के भी आते हैं तो यू आर नॉट द सेम। आप सेटबैक से, हार्डशिप से, ऑब्स्टेकल से, कोई भी लाइफ स्टॉर्म से उबर के बाहर आए हैं, यू आर नॉट द सेम, योर सर्कमस्टेंसेस आर नॉट द सेम। अब आपको रीअडॉप्ट करना जी। तो रेस्टोरेशन में भी मैंने एक एंगल और जोड़ा है, एडाप्टेशन। तो RISE एक एक्रोनिम है, 4 एस्पेक्ट मॉडल है। R इज फॉर रेस्टोरेटिव एडाप्टेशन। उसके बाद वो जो उत्कर्ष मेरे बेटे की बात आई, तो उसका कहना कि ग्रेटर ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो ग्रेटर ग्रोथ को मैंने एक नाम दिया है इमेजिनल ग्रोथ। इमेजिनल वर्ड कहाँ से लाए हैं कि कैटरपिलर टू बटरफ्लाई की हम सभी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि जब कैटरपिलर जो होता है, जब वो गोई मैटर में तब्दील हो रहा होता है, बिफोर बटरफ्लाई विल कम इनटू बीइंग, उस समय क्या होता है कि कैटरपिलर के अंदर के जो सेल्स होते हैं, एक और नए किस्म के सेल उसमें पैदा हो रहे होते हैं उस गोई मैटर में, जिसको कहा जाता है इमेजिनल सेल। व्हाई इमेजिनल सेल? बिकॉज उनका मैंडेट नेचर की तरफ से होता है टू इमेजिन लाइफ। कैटरपिलर के सेल्स जो डाइंग सेल्स हैं, डिकेइंग कैटरपिलर के जो डाइंग इम्यूनिटी सेल्स हैं, वो उनको इमेजिनल सेल्स को एनिमी करार करके उन पे अटैक करते हैं, उन्हें नहीं आने देते। लेकिन इमेजिनल सेल्स दे स्टिक टू देयर मैंडेट विच इज इमेजिन लाइफ। तो वो कोई 10 पे अटैक होता है तो एक सर्वाइव कर जाता है, फिर 10 पे अटैक होता है तो एक सर्वाइव कर जाता है। धीमे धीमे सर्वाइव करते करते वो सेल्स जब इतने हो जाते हैं, वो क्लस्टर करते हैं टुगेदर, और वो क्लस्टर बटरफ्लाई बन के बाहर आता है। तो इमेजिनल सेल्स इज अबाउट इमेजिनिंग ग्रेटर ग्रोथ। तो इमेजिनल ग्रोथ जो मैंने बात की है कि आपके इन योर फॉल, व्हेन यू रेस्टोर, कम बैक, bounce back, and when you adapt thereafter, can you imagine possibility of a greater growth from what you learned when you fell down and when you were bouncing back up? उसमें कुछ learning हुई होगी ना, with that learning can you imagine a greater growth? तो वो I वो है। फिर E है third phase, E है expansive emergence, कि once that greater growth has happened, उसके बाद मैं उस greater growth का क्या करूं? मैं उससे सोना खरीद लूं, प्रॉपर्टी खरीद लूं, गाड़ी बड़ी वाली खरीद लूं, फॉरेन ट्रिप पे चल जाऊं, अपनी ऐशो आराम का सामान मुहैया कर लूं, या ये सोचूं कि क्या ये मेरी ग्रेटर ग्रोथ में एक लार्जर कॉज और एक हायर पर्पस की सेवा का जरिया बन सकती है मेरी ग्रेटर ग्रोथ। एक्सपेंसिव इमर्जेंस इज अबाउट देन डेडिकेटिंग योर ग्रेटर ग्रोथ इन द सर्विस ऑफ अ लार्जर कॉज, a higher purpose। तो ये 3 phases को मैं बोल रही हूँ। ये जो second phase है, it is generative in nature, कि इससे पहली वाली तो restorative थी, दूसरी जो second phase है imaginal growth की, ये generative है कि क्या नया generate किया जा सकता है, और तीसरी जो है वो transcendental expansive phase है कि अब इसको दुनिया के लिए आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, मुझसे beyond, ट्रांसेंडिंग बियॉन्ड। बीच में एस है, वो एस्पेक्ट जो है वो एक एलिमेंट है। ये 3 तो फेजेस भी हैं, ये एस जो है एक एलिमेंट है, इट इज कॉल्ड सपल स्ट्रेंथ। अक्सर रेजिलियंस की बात होती है तो स्टोइक माना जाता है उसको। रेजिलियंस स्ट्रेंथ मतलब स्टोइक स्ट्रेंथ की हम ग्रिट के साथ खड़े रहें। ऑफ कोर्स हमें स्ट्रॉन्ग बैक चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टडी स्पाइन चाहिए, ग्रिट चाहिए, विल चाहिए, करेज चाहिए टू डील विद द
the losses or life storm or obstacles or hardships, adversities that have fallen on us. लेकिन उसके साथ साथ हमको एक सेंसिटिव हार्ट चाहिए, एक सॉफ्ट बेली मतलब परसेप्टिव इमोशनल ब्रेन, वो भी चाहिए, और एक हमको उसके साथ साथ चाहिए स्पेशियस माइंड जो ओपन माइंडेडली पर्सपेक्टिव एक्सपैंड कर सके, नए अपॉर्चुनिटीज को सोच सके. तो सपल स्ट्रेंथ जो है ना, वो कहती है कि सब कुछ स्टोइसिज्म से नहीं चलेगा, उसमें थोड़ी सेंसिटिविटी भी लानी है, थोड़ी सॉफ्टनेस भी लानी है, और थोड़ी स्पेशियसनेस भी लानी है. तो वो एस का वो है. डीप रेजिलियंस में ये चारों एस्पेक्ट्स आते हैं, और फिर ये कॉन्सेप्ट मैंने डीप रेजिलियंस का बनाया है, जिसमें हम बाउंसिंग बैक से 3 लेवल आगे तक चले जाते हैं. और इसी के साथ मैंने एक कॉन्सेप्ट और भी इसमें बुक में प्रेजेंट किया, आपने देखा होगा, रेजिलियंस माइंडसेट का. तो मैं पूछना चाह रहा था मैम इसके बारे में, तो अब आपने शुरू कर दिया तो बता ही दीजिए क्या है जी. तो मैंने इस बुक में ये प्रेजेंट किया कि रेजिलियंस कोई वॉर टाइम एक्टिविटी नहीं है कि सिर पे कोई मुसीबत गिरेगी मैं उसी समय अपनी रेजिलियंस को समन करूंगी. रेजिलियंस इज लाइक आप रोज ब्रीथ करते हैं ताकि आपका लंग हृष्ट पुष्ट रहे. आप डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को उस दिन नहीं उठाते जिस दिन सडनली आपका लंग खराब हो गया या कोई तकलीफ आ गई. आप सोचते हैं डीप ब्रीदिंग तो भाई एक हेल्दी वे ऑफ ब्रीदिंग है जिसको मैं डेली प्रैक्टिस करूं. जैसे कि ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल पे आप चलेंगे तो आप रहेंगे, और ट्रेडमिल पे आप चलते चलते उसको रोक भी नहीं सकते. इसी तरीके से कहते हैं साइकिल चलाए रखेंगे तो साइकिल काम आएगी, स्टैंड पे रख के तो काम नहीं आएगी. तो इसी तरह से मैंने बोला कि रेजिलियंस जो है ना, वो एक एवरीडे फिनोमेनन भी है. इसको सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हमको एक बड़ी मुसीबत आएगी तभी इसकी जरूरत पड़ेगी. एवरीडे बेसिस पे छोटी छोटी चीजों में आप देखिए कैसे सुबह उठे हैं, बच्चे का आज इम्तिहान है, उसका कोई यूनिट टेस्ट है या क्वार्टरली टेस्ट है या सेमेस्टर टेस्ट है, और वो बच्चा अनफॉर्चुनेटली सुबह 102 बुखार में उठ गया. अच्छा, ठीक ठाक उठा, लेकिन आप अभी उसको जब बच्चे को छोड़ने के लिए नीचे उतरे, पार्किंग में देखा आपकी गाड़ी का तो टायर फ्लैट है और टाइम बिल्कुल सिर पे हो रहा है. या आज जो है आपको जरूर टाइम पे जरूर जाना था और पता चला आज पानी की और बिजली की सप्लाई, इंटरनेट आउटेज सब कुछ हुई है घर में. तो छोटी मोटी ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसे कहते हैं ना एवरीडे टाइनी स्टॉर्म्स, वो भी हिट करते हैं. और वो हम उनको अक्सर कभी देखें कई लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, दे लूज देयर काम, दे लूज देयर क्लैरिटी. दैट इज बिकॉज हमने अपनी एवरीडे रेजिलियंस मसल नहीं क्रिएट की हुई. उसके लिए मैंने एम्फेसिस किया है कि रेजिलियंस माइंडसेट एक कल्टीवेट करिए, जो रेजिलियंस माइंडसेट लाइक योर सेकंड स्किन, वो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होगा जब ये छोटी मोटी रोजमर्रा की परेशानियां. अच्छा, आप कह सकते हो तो छोटी सी चीज है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कई कई दिन ऐसे भी होते हैं स्टोमी डेज जिसमें एक साथ कहते हैं ना मर्फीज लॉज क्रैशिंग, एक साथ 4-5-6 चीजें इकट्ठी आके पड़ी, एक के बाद एक ताश के पत्ते की तरह सब चीजें गिरी. रेजिलियंस माइंडसेट अगर रहेगा तो बहुत हद तक आप अपना उन सब चीजों के बीच में विद अ सेंस ऑफ काम, विद अ सेंस ऑफ माइंडफुलनेस आप नेविगेट कर पाएंगे अपना रास्ता. तो रेजिलियंस माइंडसेट मैं ये कह रही हूँ कि इट इज द एबिलिटी टू कीप काम एंड स्टे माइंडफुल, टू बी एबल टू फेस एंड एंड्योर छोटी हार्डशिप या बड़ा लाइफ स्टॉर्म, एंड टू बी एबल टू देन अडॉप्ट फ्रॉम इट, लर्न फ्रॉम इट, अडॉप्ट फ्रॉम इट एंड ग्रो फ्रॉम इट. तो ये रेजिलियंस माइंडसेट को मैंने इसमें 3-4 चीजों से मैंने ड्रॉ किया है. एक अप्रिशिएटिव माइंडसेट से ड्रॉ किया है. अप्रिशिएटिव इंक्वायरी एक पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड साइंस है, उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वहां से ड्रॉ किया है. एक ग्रोथ माइंडसेट से ड्रॉ किया है. एक जॉर्ज बोनेनो ट्रॉमा एंड रेजिलियंस रिसर्चर हैं, उनका कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सिबिलिटी माइंडसेट, उससे ड्रॉ किया है. और एक ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली श्नाइडर करके एक ऑर्गेनाइजेशनल एंड रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने एक बात की है, उन्होंने एक टर्म कॉइन की है प्री रेजिलियंस, प्रिजिलियंस जिसको वो बोल रहे हैं. तो इन सब कॉन्सेप्ट को इकट्ठा रख के रेजिलियंस माइंडसेट का कॉन्सेप्ट मैंने प्रेजेंट किया. अच्छा नीना, इसमें 2 चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं. एक, इसमें बीच बीच में आपने कविताएं शुमार की हैं, और दूसरा इसमें आपने एक बड़ा मजेदार टर्म यूज किया है, प्रिज्म. थोड़ा इन दोनों चीजों के बारे में बताएं. ये कविताएं
इनकॉर्पोरेट करने के पीछे क्या सोच थी, और ये टर्म क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है इसका अर्थ सो क्या है? प्रिज्म एक्चुअली रेजिलियंस माइंडसेट की, जिसकी हमने अभी भी बात की, उसी का मैंने एक 7 एस्पेक्ट फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया है। तो प्रिज्म में तो 5 ही लेटर हैं, बट एक्चुअली इसमें 2 लेटर्स रिपीट होते हैं। तो प्रिज्म एक 7 एस्पेक्ट फ्रेमवर्क है फॉर रेजिलियंस माइंडसेट। और इसमें मैंने प्रिज्म का मेटाफर इसलिए यूज किया क्योंकि मैं वैसे साइंस बैकग्राउंड नहीं हूँ, आई वुड बी मेकिंग अ फूल ऑफ माई सेल्फ अगर मैं बहुत उसके साइंस में जाऊं। बट ले पर्सन लैंग्वेज में, अगर हम सभी ने प्रिज्म से खेला हुआ है बचपन में, तो क्या करता है जब उसमें से प्योर लाइट, प्योर वाइट लाइट विच इज टिपिकली सनलाइट, जब उससे पास होकर के गुजरती है, तो ऐसा होता है कि रेनबो के जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं वो डिस्पर्स भी करते हैं। और रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि जब वो साथ में कन्वर्ज करते हैं तो प्रिज्म में आके वो वाइट लाइट में तब्दील हो जाते हैं जी। तो इस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को मैं बोल रही हूँ कि यही रेजिलियंस माइंडसेट के मैनिफेस्ट होने का प्रोसेस है। और उसमें मैंने, जैसे रेनबो के 7 कलर्स हैं, जैसे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ रेजिलियंस माइंडसेट का मैंने एक्सप्लेनेशन चैप्टर 3 में दिया है। एक है परसेवरेंस, और एक है पर्सपेक्टिव एक्सपैंडिंग या पर्सपेक्टिव रिफ्रेम, और R is for regenerative spirit, I is for ingenuity, S is for again 2 elements, stress responsiveness and self efficacy, और फिर M is for mindful endeavor। तो ये 7 एस्पेक्ट मैंने बोला है कि अगर ये 7 में से आप 2-3, आम लोग सुपर ह्यूमन तो है नहीं कि मैं सातों के सातों में परफेक्शन हासिल कर लूंगी, पर अगर 2 या 3 एलिमेंट्स भी ऐसे हैं जो पार्ट ऑफ माई सेकेंड नेचर बन जाए, कि उनको मेरे को सोच समझ के नहीं लाना पड़े, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएं जब मैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रही हूँ, तो वो रेजिलियंस माइंडसेट मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। तो और वो प्रिज्म की तरह काम करेगा, वो मेरे आसपास के माहौल को भी अफेक्ट करेगा, मेरे कलर्स बाहर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो कविताओं का आपने कहा, ये कॉन्शियस नहीं था डिसीजन। मैं बचपन से बहुत छोटी उम्र से पोएट्री लिखती आ रही थी, बट बीच में एक लंबा अर्सा ऐसा हुआ, माई पोएट्री ड्राइड अप फॉर सम रीजन, सम पर्सनल रीजंस। और जब मैं इस किताब को फिर लिखने लगी थी, इससे पहले मैं अपना ग्रीफ मेमोआर 2016 में जब मैंने छापा था, उसमें बहुत पोइट्री आई थी, एंड बिटवीन माय यंगर सन एंड माई सेल्फ वी फेल्ट इट वाज नॉट माय पोइट्री। वी वर श्योर कि वो मेरे बड़े बेटे की ही पोइट्री शायद चैनल हो रही थी मेरे जरिए। तो इस किताब को लिखते हुए भी ना बहुत जगह तो प्रोज ही, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो थोड़ा पोएटिक फ्लेवर कैरी करता है, और कुछ आ ही रहा था अपने आप। तो फिर मैंने पहली किताब ग्रीफ ग्रोथ ग्रेस में, तो जो लास्ट बुक है उसमें ये डिसीजन लिया कि इसको मैं एक कॉन्शियस स्ट्रक्चर देती हूँ। कैसे? तो चैप्टर एंड की जो एक्सरसाइज थी जिसका नाम पाथ बनाया है, पोएटिक अफर्मेशन टू टेक होम, तो वो चैप्टर एंड पे जब मैं रीडर को हेल्प करती हूँ कि अब आप यहाँ से अपनी इस चैप्टर से क्या निकल के आ रहा है आपका लेसन जो आप लेके घर जाइएगा, तो उसको एक पोइटिक वे में बनाइए। उनको मैं पोइटिक प्रॉम्प्ट देती हूँ, इनकरेज करती हूँ एक पोइटिक वे में बनाइए। उसका मकसद ये है कि जब आप इस तरीके से क्रिएटिवली कुछ करते हैं, जरूरी नहीं आप पोएट हों, लेकिन जब आप करते हैं तो वो आपकी चीज आप अपने आप बना पाते हैं। नहीं तो अगर कहा जाए इसमें से 2 लाइनें ढूंढ लो जो आपको, मतलब वो याद नहीं रहेगा, जो आप खुद करेंगे वो याद रहेगा। और वो चीज कहीं मेरे एडिटर को बहुत पसंद आई थी, उसका फीडबैक जनरली रीडर्स से बहुत अच्छा मिला था। तो इस किताब राइज के टाइम पे मेरे जो एडिटर हैं उनकी खास फरमाइश थी कि इसमें तो पोइट्री को आप बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकती, तो इसमें हमने एक नई एडिशन की है। इसके 3 पार्ट्स के स्टार्ट पे भी मेरी एक पोम है जो कि पार्ट को, पूरे पार्ट के लिए ही एक किस्म का इन्वोकेशन का काम करती है, और बीच बीच में भी कुछ जगह पोम्स ऐसी आई हैं। तो एक नेचर पे पोम है चैप्टर 9 में, आई थिंक चैप्टर 9 या 10 में है, एग्जैक्ट मैं देख के बताती हूँ अभी आपको। और दोनों किताबों में चैप्टर एंड पे क्लोजिंग कोडा है कि चलते चलते पार्टिंग गिफ्ट रीडर को, या पार्टिंग ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना रीडर को कि यहाँ तक आए। दोनों किताबें बहुत लंबी हैं, तो वहां तक आए तो उसके लिए एक पार्टिंग कोडा जो है दैट्स इन अ प्रेयर फॉर्म, तो वो पोम प्रेयर है वहां पर। तो ये बहुत सोचा समझा नहीं था, ग्रीफ ग्रोथ बुक के टाइम पे हो गया, राइज के टाइम पे थोड़ा सा इसको शेप दिया गया। बिल्कुल। नीना, ये इंटरव्यू समाप्त करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें जो आपकी सबसे पसंदीदा पोएट्री है, पोयम है, एक बार हम लोगों के दर्शकों के लिए अगर आप पढ़ दें तो। सारे मेरे ही बच्चे हैं सभी मुझे पसंद हैं बेहद।
उस हेडिंग का सब्जेक्ट जो सेगमेंट है, हेडिंग का नाम है नेचर द क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पलर ऑफ रेजिलियंस। तो इसमें ये पोम मेरी आई थी ऑन 24 जून 2024, which is the day my son Utkarsh, who's transcended now, no more, 11 साल 2 महीने 5 दिन आज हो गए हैं उसको गए को। उस दिन उसकी प्रेजेंस 32 साल की हुई थी। Listen to the morning birds' exuberant chirp. Listen to the morning birds' exuberant chirp and the evening birds' soulful song. Listen to the gurgling river, the rustling leaves, and the autumn breeze. Listen to the roar of thundering clouds and the melody of raindrops. Listen and see. Behold a blooming flower's smile and smile back. Marvel at the twilight skies. Savor nature in all its hues and forms. It is resilience in abundance. Beautiful. So आप चाहें तो हम यही ऐड कर सकते हैं, चाहे अगर आप कहें तो छोटी सी ये प्रेयर है, ये भी मैं रीड कर सकती हूँ। सो प्रेयर का टाइटल मैंने दिया है मे वी राइज। मे होप, विल, विजन एंड ग्रिट बी आवर म्यूज। मे आवर थॉट्स हैव स्पेस फॉर मेनी व्यूज। मे वी ग्रो डीप, फ्लरिश, soar high and rise. May we deepen our source and expand our skies. May we imagine and open new horizons before us. May deeper questions and braver quests implore us. May we grow strength from the seeds of sorrow sown. May we find new possibilities beyond the zone of known. May, like sunflower, we strive on beneath the clouds of pain. May, like dandelion, we spring up from snow and bloom again. May calm, curious, perseverant, mindful, and brave we stay. May our deep resilience rise every day and every way. Amen to that. Thank you. Amen to that. बहुत ही सुंदर कविता है। नीना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और अपने समय दिया अपना। इंटरव्यू समाप्त करूं उससे पहले ये हमारे स्पॉन्सर्स प्रोडिजी प्रो की तरफ से एक छोटा सा सूवनियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नीना जी की किताब ऑनलाइन उपलब्ध है। हम लोग इसका कवर लग जाएगा, आप तो देख लीजिएगा, किताब का नाम मिल जाएगा आपको और जाके खरीदिए, उसे पढ़िए। जल्दी मिलते हैं एक और एपिसोड में एक और किताब के साथ।